हाँ, तो लाइव कर रहे हैं। आप सभी का आईएमटी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनिल निगम। आज की ई संवाद श्रृंखला का विषय है राष्ट्र के निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका। इस विषय पर आपसे संवाद करेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख आदरणीय श्रीहरि बोरकर जी। नमस्ते सर। श्रीहरि जी, आपका आईएमटी न्यूज और आईएमटी कॉलेज समूह ग्रेटर नोएडा की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके पूर्व की श्री बोरकर जी आपसे इस विषय पर संवाद करें, मैं उनका संक्षिप्त परिचय कराना चाहूंगा। आदरणीय श्रीहरि बोरकर जी का विद्यार्थी परिषद से संपर्क 1990 से है। आप वर्ष 1996 से पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। आप मूलतः नागपुर महाराष्ट्र से हैं। आपकी शिक्षा बीकॉम डीबीएम तक हुई है। पूर्व में आपने विदर्भ प्रांत के सह प्रांत संगठन मंत्री, 7 वर्ष तक जम्मू कश्मीर प्रांत संगठन मंत्री, 8 वर्ष तक नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय संगठन मंत्री व राष्ट्रीय मंत्री जैसे दायित्वों का निर्वहन किया है। आपने वर्ष 2013 से 2015 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व पर भी रहे हैं। वर्तमान में आप अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख हैं। आप गत 4 वर्ष से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का कार्य देखते। आपका इंटरनेशनल यूथ लीडर्स समिट के लिए रूस जाना भी हुआ है। आदरणीय बोरकर जी, आपका एक बार पुनः स्वागत है। धन्यवाद जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक भारतीय छात्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद का नारा है ज्ञानशील और एकता। आज विद्यार्थी परिषद न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यह संगठन छात्रों से प्रारंभ हो छात्रों की समस्याओं के निवारण हेतु एकत्रित छात्र शक्ति का परिचायक है। विद्यार्थी परिषद के अनुसार छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। हम जानते हैं कि आज के विद्यार्थी ही आने वाले कल का भविष्य हैं, और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष से, लगभग 1 वर्ष से अधिक समय कह सकते हैं कि कोरोना के चलते विद्यार्थियों के पठन पाठन में अनेक बाधाएं आई। देश के अनेक विद्यार्थी घरों में कैद होने और ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे में उनके मन मस्तिष्क में यह सवाल पैदा होना स्वाभाविक है कि उनका भविष्य कैसा होगा और वे किस तरह से समाज में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मित्रों, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राष्ट्र के निर्माण में विद्यार्थियों की क्या भूमिका हो, इस विषय पर आपसे सीधा संवाद करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रीहरि बोरकर जी को। जी आप जो है अब सीधे आप संवाद करेंगे लोगों से। जी सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही होगी शायद। जी जी बिल्कुल। आज के इस वेबिनार के आईएमटी न्यूज के संपादक वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल कुमार निगम जी और इस शैक्षिक संस्थान के समूह के सभी पदाधिकारी और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी पत्रकार छात्र भाइयों बहनों, सबको नमस्कार। बड़े अंतराल के बाद सबके साथ फिर से छात्रों से संवाद करने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ। मैं विशेष रूप से आईएमटी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं उनको कि इस कोविड की इस परिस्थिति में भी छात्रों से संवाद और वेबिनार चर्चाएं, देश के लिए छात्रों की भूमिका क्या रहेगी, इस पर वो लगातार छात्रों का उत्साह और मुझे लगता है कि हिम्मत एक बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी
बहुत सारे अवसर हम सब लोगों के सामने हैं। कोरोना को हराएंगे और देश को दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र हम बनाएंगे। यह विश्वास शायद कहीं ना कहीं चर्चा के माध्यम से ही हम एक दूसरे का बनाए रख सकते हैं, और उसी के आधार पर देश के सामान्य जनता को भी एक विश्वास हम सब लोग मिलकर दिलाए। क्योंकि युवा जो देश का होता है वो कहीं ना कहीं देश के भविष्य को, देश के वर्तमान को भी तय करता है। और एक ढंग से वर्तमान चुनौतियों को सामने यदि देखेंगे तो मैं विशेष रूप से सबसे शुरू में मैं इस पूरे कोविड की परिस्थिति में जिन सारे परिवार के सदस्यों ने अपनी जान गंवाई है, ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूं। इतना ही नहीं तो पत्रकारिता क्षेत्र में भी निश्चित रूप से बहुत अच्छे लोगों का भी हम उनको भी हमने गंवाया है। उन सब लोगों को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे मित्र रोहित सरदाना जी, उनको भी हम सब लोगों ने खोया है, मैं विशेष रूप से श्रद्धांजलि उनको देता हूं। और ऐसे समस्त लोगों ने जिनके परिवार के लोग उनसे बिछड़ गए हैं, निश्चित रूप से यह एक बहुत गहरी संवेदनाएं और गहरी वेदना इन सब लोगों को हुई है। लेकिन सबके साथ देश है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सब लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए हम सब लोग फिर से नए तरीके से उन सब लोगों को याद करते हुए अपने भविष्य के आगे के रास्ते को हम सब लोग बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ाएंगे। उनको नहीं भूलेंगे, लेकिन उनको याद रखते हुए, उनको स्मरण करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बढ़ते रहना ही शायद ये जीवन का एक क्रम है, और उसी तरह से सारी चुनौतियों का सामना करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मैं विशेष रूप से आज मतलब कोविड की स्थितियों को यदि ध्यान में आएंगे तो ध्यान में आता है कि 20-25 दिन पहले यदि हम देखेंगे तो देश भर में एक प्रकार से जिस प्रकार का एक वातावरण पूरा निर्माण हो गया था, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जिस प्रकार की कमी महसूस हो रही थी। और हम सब लोग जानते हैं कि कैसी देश की सेनाएं, जल, थल और रेलवे सब लोगों ने मिलकर कैसे देशवासियों को कहां कहां ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया है। जितनी आवश्यकता के अनुसार जितने जल्दी पहुंचा सकते थे। मुझे लगता है कि कौन सी आपदा कब आती है, शायद देश उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं, हमारे वैज्ञानिक भी प्रयास करते हैं, हमारी सरकार भी प्रयास करती है। लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी होती कि जिनको शायद एकदम से सामने आने से उसके ऊपर समाधान करते करते शायद कुछ समय लग जाता है। लेकिन फिर भी हमारा इतना बड़ा देश, हम सब लोगों ने मिलकर एकता के साथ इस सारी चुनौतियों का सामना किया। और हम सब लोगों को ध्यान में आता है कि कैसे ऑक्सीजन की कमी को दूर करते हुए मतलब मुझे याद है कि 1 महीना पहले शायद हमारे जैसे छात्र संगठन होंगे या सभी सामाजिक संस्थाएं होंगी, यहाँ हर कोई यही काम कर रहा था कि ब्लड, प्लाज्मा, बेड कैसे मिल सकते हैं, ऑक्सीजन कहाँ मिल सकता है, कौन से हॉस्पिटल में बेड खाली है। तो इन्हीं चीज के लिए सब लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, और मुझे लगता है कि वो समय की एक मांग थी, सब लोग उस कार्य में जुटे थे। आज देश कहीं ना कहीं उन सारी स्थितियों से बाहर निकल कर आया है, लेकिन तीसरे लहर के लिए भी हम सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। और उस हिसाब से गांव गांव में, शहर में एक व्यापक जन जागरण युवाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा किया जाना यह बहुत आवश्यक है कि वैक्सीन लगवाना और सामान्य दूरियां, सामान्य नियम जो कोविड के है उसका पालन करते हुए तीसरी लहर को भी हम आसानी से उस पर भी मात हम करके जाएंगे। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन को अब उस हिसाब से यूज टू हम बना सकते हैं क्या, क्योंकि कोरोना को हराना, सावधानियों को उसका पालन करना, उससे ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। यही सबसे ऊपर उसका उपाय है। और इसीलिए पूरा देश उस तरीके से तैयार रहना, मुझे लगता है कि यह जागरण, यह व्यापकता हमको कहीं ना कहीं इस अभियान में लानी पड़ेगी। और विशेष रूप से वैक्सीन के बारे में जो भ्रांतियां लोगों के मन में पैदा की जा रही है, उन भ्रांतियों को दूर करते हुए हम सब लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं कोविड के इस पूरे इसमें भी एक निराशा सी लोगों के मन में छाई थी बीच में। और ऐसे सारी स्थितियों में बहुत बार लोगों के मन में सवाल जागते कि क्या भारत में अभी भी हमारे लिए सुविधाएं उत्पन्न करना क्या इतना कठिन है क्या। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियों के बावजूद भी यदि हम देखेंगे तो भारत निरंतर अन्य विषयों में लगातार हम प्रगति कर रहे हैं। मैं केवल 1-2-3 उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि वैक्सीन, अपने देश की स्वनिर्मित वैक्सीन बनना, और वो भी तुरंत 1 साल में भारत ने अपनी वैक्सीन बनवा ली। कोवैक्सीन भारत ने बनाई,
यह भारत की वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी जीत थी। शायद चाइना, अमेरिका, रूस, इतने बड़े बड़े देश जो शायद अपने देशों के लिए वैक्सीन तो तुरंत बना देते थे, लेकिन भारत को उन वैक्सीन के लिए, उस लस के लिए कहीं ना कहीं हम सब लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। 10-12 साल के बाद वो कहीं ना कहीं मेडिकेशन हमको मिलता था। भारत ने उन सारे चीजों के ऊपर एक जीत हासिल की, और इसकी नींव में यदि हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि भारत के वैज्ञानिकों ने लगातार विश्व को एक लगातार जवाब देने का हमने प्रयास किया है। जिस समय सुपर कंप्यूटर भारत में बनाने का हम प्रयास कर रहे थे, और हमने शायद विदेशों से टेक्नोलॉजी उसकी मांगी थी, परम संगणक की, सुपर कंप्यूटर की, लेकिन विदेशों ने उसको हमको मना कर दिया था। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने, रघुनाथ माशेलकर जी ने, अनिल भाटकर जी ने, अनिल काकोडकर जी ने, विजय भाटकर जी ने, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सारे वैज्ञानिकों ने शायद इन सारे चीजों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और सुपर कंप्यूटर होगा या क्रायोजेनिक इंजन होगा, जिसकी तकनीक भारत को नहीं मिल रही थी, हमने अपने आधार पर स्वदेश निर्मित सारी तकनीक हमने स्वयं निर्माण की, और आज सुपर कंप्यूटर भी भारत में है, क्रायोजेनिक इंजन भी भारत में है, तेजस जैसे फाइटर प्लेन्स भी हम बना पा रहे हैं। तो बुलेट से लेके सबमरीन तक आज भारत में बन सकता है। यह टेक्नोलॉजी अपने डीआरडीओ के, इसरो के वैज्ञानिक यह अपने आप में निर्माण कर रहे हैं। मतलब 110 सैटेलाइट्स लेकर अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे हेवीएस्ट व्हीकल यदि किसी के पास है तो वो भारत के पास है। मुझे लगता है कि यह एक विज्ञान के क्षेत्र में हमारी बढ़ती जो कदम है, इन सारे कदमों को भी सारा विश्व देख रहा है। आज केवल एक न्यूक्लियर प्लांट्स का भी मैं थोड़ी देर में पढ़ रहा था, तो ध्यान में आया कि 9 न्यूक्लियर प्लांट्स आज भारत में है, और उसमें से 6.7 गीगाबाइट आज इतनी हम एक बिजली उत्पन्न उसमें से कर सकते हैं, एनर्जी हम निर्माण कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में 12 रिएक्टर्स को भी एक अनुमति उसकी मिल गई है, और उस हिसाब से यदि हम चलेंगे तो आने वाले दिनों में 2031 तक हम 22.48 गीगाबाइट बिजली हम केवल न्यूक्लियर एनर्जी से हम पैदा करेंगे, और जिससे न्यूक्लियर का उपयोग शायद कहीं ना कहीं लोग विध्वंस के लिए करते हैं। भारत इस न्यूक्लियर एनर्जी को एक पावर एनर्जी, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए हम आने वाले दिनों में उसका भी उपयोग करने वाले हैं। जितने एनर्जी निर्माण होगी, फिर सोलर एनर्जी होगी या फिर हाइड्रो पावर की हम बात करेंगे, इन सारे स्थितियों को निर्माण यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए भी हम उसके तरफ भी आगे बढ़ेंगे। साथ साथ छात्रों को, युवाओं को रोजगार के भी अवसर हम सब लोगों को सामने दिख रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1000 कंपनी चाइना से यदि अपने को वहां से मूव करके दूसरे देशों में ले जाना चाह रही है, तो हम सब लोग जानते हैं कि चाइना से जो कंपनी जापान की या बड़े बड़े देशों की है, वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ आना चाह रही है। वो कहीं ना कहीं अपना सेटअप भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है कि जिसने केवल अपने देश के लिए वैक्सीन नहीं बनाई, तो वैक्सीन बनाने के बाद 50 देशों को वो वैक्सीन दी भी है। तो वसुधैव कुटुंबकम ये विचार रखने वाला भारत है, यह संदेश देने वाला भारत है। दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर, जमीनों पर कब्जा करने वाला भारत नहीं है, या फिर दूसरे देशों के ऊपर वायरस थोपने वाला देश भारत नहीं है। तो उस वायरस से निजात दुनिया को कैसे मिला सकते हैं, मुक्ति कैसे दिला सकते हैं, यह सोच रखने वाला भारत देश है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे भारत देश के साथ विश्व के सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, विश्व के सारे लोग भारत के साथ संवाद करना चाहते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। और इसीलिए ऐसे सारे देश, भारत जब विकसित होगा तो ये सब लोग जानते हैं कि भारत विकसित होने के बाद उसकी शक्ति का उपयोग वो दुनिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं करेगा, तो वो दुनिया को बचाने के लिए, विश्व को, सृष्टि को बचाने के लिए करने वाला है। और इसलिए ऐसे भारत को हाथ मजबूत करना चाहिए, और इसलिए दुनिया भर के लोग भी शायद आज भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे भारत के सकारात्मक विषयों को यदि हम देखेंगे तो हम आगे निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने गलवान घाटियों में जो शहीद हमारे हुए, उनको भी हमने श्रद्धांजलि दी। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भी जो पीओके या लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में जो भारत पीओके और अक्साई चीन को भारत में लाने की वापस हम बात कर रहे थे,
तो आज ये सपना केवल सपना नहीं रह गया, तो भारत के कदम उस तरफ बढ़ चढ़े हैं। आज पीओके और अक्सई चीन, ये शायद दोनों हिस्से भारत में जुड़ेंगे, यह शायद डर चाइना को भी लगता है। और इसीलिए इतने सालों के बाद चाइना को पहली बार ये महसूस हुआ कि भारत और तिब्बत के बीच, मतलब चाइना के बीच में पूरी सेना चाइना की लगा देना चाहिए, यह डर चाइना को निर्माण हो गया। ऐसे भारत ने अपनी सामरिक शक्ति को भी बढ़ाया है। ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी 3,000-3,500 किलोमीटर के रोड, जो बॉर्डर रोड से जो आज तक भी नहीं बने थे, वहां भी निर्माण हो चुके हैं, जिसके कारण भारत की सुरक्षा तंत्र, भारत का सुरक्षा ढांचा यह और अधिक मजबूत हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी सारी चुनौतियां हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को लगती है कि भारत का सामरिक रूप से भी इतना मजबूत होना, यह भी शायद उनके लिए चुनौती बन सकता है। और इसलिए ऐसे सारी स्थितियों में हम देखेंगे तो भारत निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है। इस महामारी के चलते कुछ शायद भारत की यह गति शायद थोड़ी कम हुई है। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए जिस रफ्तार से हम सब लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस महामारी से, लॉकडाउन के कारण यह आर्थिक स्थिति भी थोड़ी शायद कमजोर होती दिख रही थी। लेकिन जिस प्रकार से 2020 का एक पैकेज आया, हम सब लोगों ने देखा कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन सारे विषयों को लेकर भारत की नीतियां जिस कदम से आगे बढ़ी है, और भारत के उद्योजकों ने भी पीपीई किट बनाना, वैक्सीन बनाना, इन सारे विषयों को लेकर भी अपने आप को इस क्षेत्र में भी मजबूत करने का जो लगातार प्रयास किया है, मुझे लगता है कि हम लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर जो बनने जा रहा है, तमिलनाडु में बनने जा रहा है, इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर में भी बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आने वाली है। और भारत में भारत निर्मित बुलेट से लेकर सबमरीन तक, यह सब कुछ भारत में बनने वाला है। विशेष रूप से लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, बरेली, इस पूरे क्षेत्र में यह सारे निर्माण होने वाला है। और इसके लिए भी उस स्किल के छात्र, उसके कोर्सेज भी शायद हमको अपने पाठ्यक्रमों में लाने पड़ेंगे, और इन अवसरों का भी शायद फायदा हम सब लोगों को, युवाओं को करना पड़ेगा। क्योंकि यदि उस प्रकार के स्किलफुल यदि हम नहीं होंगे, तो बड़े बड़े कंपनीज यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी शायद जिस प्रकार के एम्प्लॉय, जिस प्रकार के, और मैं केवल एम्प्लॉयज बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो अवसर भी है कि नए स्टार्टअप के लिए भी अवसर है। नए नए, केवल हम नौकरी लेने वाले हम नहीं बनेंगे, तो नौकरी देने वाले भी हम कैसे बन सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे सामने बहुत सारे भारत के युवा है जिन्होंने आदर्श स्थापित किया है। हम पेटीएम देखेंगे, हम ओला कैब का उदाहरण देख लेते हैं, या फिर अन एकेडमी की हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे छात्र युवा है, भारत के युवा है, कि जिन्होंने एक नया रास्ता टेक्नोलॉजी के द्वारा में भी नए युग में हम अपने आप को कैसे स्थापित कर सकते हैं। 4.0 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करेंगे। इस पूरे नई शब्दावलियों को समझते हुए अपने आप को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए भी भारत का युवा उस ढंग से अपने आप को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि भारत की नई शिक्षा नीति भी निश्चित रूप से इन सारे चीजों को समाहित करते हुए भारत के युवाओं को एक नए अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है। तो इस नई शिक्षा नीति को भी समझने की आवश्यकता हम सब लोगों को है। हम सब लोग जानते कि आज जिस स्थिति में भारत, आज कोविड की परिस्थिति में हम सब लोग गुजर रहे हैं, मैं देश की इतिहास को यदि देखूंगा तो ध्यान में आता है कि एक एक समय था कि जिस समय भारत के युवाओं ने अपना शायद देश को बचाने के लिए प्राणों का बलिदान भी दिया। देश की आजादी का एक दौर था कि जिस समय शायद लोगों ने परवाह नहीं की कि मैं क्या बनूंगा, मेरा परिवार कहाँ रहेगा। अपनी खुद की चिंता न करते हुए हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और देश को आजाद कराया। उसके बाद देश और आगे निरंतर बढ़ना चाहिए। तो हम सब लोग जानते हैं कि जिस समय कश्मीर की भूमि पर आतंकवादियों ने हमला किया, उसको कब्जा करने का प्रयास किया, उस समय कश्मीर को आतंकवादियों से मुक्त करने के लिए देश भर में आंदोलन चला और 10,000 छात्र विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में चलो कश्मीर का नारा दिया गया। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की एक इंच भी जमीन हम और अभी नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान निर्माण हो गया, बांग्लादेश बन गया, लेकिन अब और देश कोई निर्माण नहीं होने देंगे। भारत की 1 इंच भूमि भी हम नहीं जाने देंगे। और शायद कहीं ना कहीं यही एक प्रण
देश की युवा पीढ़ी के सामने 90 के दशक में विद्यार्थी परिषद ने सबके सामने रखा। और मुझे बड़ा गर्व है कि उस समय की विद्यार्थी मतलब युवाओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और देश की इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे, शायद वो प्रायोरिटी का विषय था। हम सब लोग जानते कि जिस समय प्लेग की महामारी आई, उस समय भी देश के युवाओं ने सेवा कार्य करते हुए देश के लोगों को कैसे बचाने का प्रयास किया। यदि हम पंजाब का उदाहरण लेंगे तो जिस समय आतंकवाद चरम पर वहां पर था, उस समय दो धर्मों के बीच में लोगों ने कैसा संघर्ष निर्माण करके अपने रोटियां सेकने का लोगों ने प्रयास किया। उस समय पर भी देश के युवाओं ने साझा समितियों का गठन किया और लोगों को साथ चलने का एक नारा दिया। बिहार का यदि उदाहरण देखेंगे तो बिहार में जातिगत संघर्ष जिस चरम सीमा पर था, उस जातिगत संघर्ष को भी समाप्त करने के लिए घर घर जाना, लोगों को जाकर मिलना, समझाना कि हम सब लोग इसी भारत माँ के लाल हैं, आपस में लड़ेंगे तो शायद और कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, इस देश को समाप्त कर जाएगा, हम सब लोगों को एक भारतवासी बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन बिहार के इस जातिगत समीकरणों को समाप्त करते हुए एक देश, एक नागरिक के नाते लोगों को समझाने का प्रयास किया। उसमें जान भी जा सकती थी, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए कई सारे युवाओं ने गांव-गांव में जाकर समरसता का संदेश देने का प्रयास भी किया और एक बहुत हद तक हम उसमें से भी गुजर चुके हैं। हम सब लोग जानते कि जिस प्रकार से एक चरम सीमा पर भारत में भ्रष्टाचार पहुंच गया था, 2G स्पेक्ट्रम का होगा या फिर कॉमनवेल्थ हाउसिंग, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला होगा, कॉमनवेल्थ गेम हो गए, इन सारे विषयों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर था, हर कोई शायद देश की जनता का पैसा अपनी जेब में भरने के लिए हर कोई नेता सामने आ रहा था। उस समय पर देश में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए और इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा यह एक नारा देते हुए देश की युवाओं को सबको सड़कों पर लाने का प्रयास किया गया और हजारों लाखों युवा सड़कों पर आए। वो एक देश समय था कि 2010 से लेकर 2014 तक हम सब लोगों ने देखा कि इन 3-4 सालों में देश के युवाओं ने भ्रष्टाचार से मुक्त भारत को करना चाहिए, इसके लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं 2020 की यदि बात करता हूं तो एक साल पहले जिस समय कोरोना एक चरम सीमा पर था, हम सब लोगों ने देखा कि भारत के युवाओं ने ही इस परिस्थिति में भी, जिस समय दिल्ली, पंजाब, मुंबई, यहां से लोग ट्रेन से भर भर कर भाग रहे थे और सड़कों पर बिना चप्पल से लोग अपने गांव की तरफ जा रहे थे, मजदूरों को जाते हुए हमने देखा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी छात्र युवा घर में बैठा नहीं रहा, तो देश के युवाओं को लगा कि नहीं, ऐसे मजदूरों को भी शायद जो बिना चप्पल के इतनी दूर की यात्रा कर रहा है, तो उसको वहां पर चप्पल पहुंचाना, उसको भोजन देना, उसके मेडिसिन की व्यवस्था करना, रास्ते में वो बीमार पड़ जाएगा तो उसको मेडिसिन तुरंत पहुंचाना, उनके घरों तक उनको सुरक्षित पहुंचाना। इतना ही नहीं तो कोरोना मुक्त ग्राम समितियां कार्यकर्ताओं ने बनाई, जिसमें गांव-गांव में जो बाहर से मजदूर आ रहे थे, शायद वो संक्रमित होंगे, तो उनको वहीं पर रोकना, उनकी बाहर व्यवस्था करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना। 10 दिन के बाद वो अपने गांव में जाएंगे, लेकिन गांवों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर युवाओं ने ली। इस समय की यदि हम बात करेंगे तो इस समय भी जिस समय घर से निकलने के लिए लोग तैयार नहीं थे, डर रहे थे, उस समय पर भी किसी के लाशें उठाने के लिए लोग तैयार नहीं थे, उस समय भी भारत के युवाओं ने, जहां पर परिवार के लोग भी शायद लाश उठाने से डर रहे थे, लेकिन भारत के युवाओं ने ऐसे लाशों का भी संस्कार, सम्मान पूर्वक संस्कार किया है। जो होम आइसोलेशन में, जिनके परिवार के लोग सारे के सारे कोविड पेशेंट थे, ऐसे परिवार जो पूरे होम आइसोलेशन में थे, उनको घर में जाकर खाना खिलाना। इतना ही नहीं तो जिन परिवारों के सदस्यों का देहांत हो गया, उनके बाद उनके परिवारों को चिंता करना, यहां तक सब कार्य भारत के युवाओं ने किया है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारत के युवाओं का यह स्वभाव है कि देशभक्ति उनको अपने घरों से सिखाई जाती है। हमारे पाठ्यक्रम में देशभक्ति हम तो सिखाई नहीं गई, हमको कार्ल मार्क्स, लेनिन और शायद स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक छोटी सी उनकी फोटो और शायद आधे पेज के स्वामी विवेकानंद जी हमको पढ़ाए गए। लेकिन फिर भी भारत में परिवार की कल्पना और भारत में माताओं ने जो अपने बेटों को जिस प्रकार से तैयार किया, तो हम सब लोग जानते हैं कि कैसी वीर गाथाएं घर घर में सुनाई गई। और इसीलिए हम सब लोग आज हम अपने आप को एक भारत का नागरिक, कैसा नागरिक है जो समाज की हित की बात करता है, जो समाज की संवेदनाओं को समझता है,
वो केवल स्वयं की बात नहीं करता है, तो मेरे पड़ोस में यदि कोई बीमार है, मेरे पड़ोस में यदि कोई भूखा है तो उसको भी मैं खिलाऊंगा। यह संकल्प लेने वाला छात्र, यह संकल्प लेने वाला भारत का नागरिक है। और इसलिए ऐसे भारत की युवाओं के सामने अपनी भूमिका बताना, मैं यह समझता हूं कि यह ठीक नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हम सब लोग जानते हैं कि इस बातों का बार बार स्मरण करना यह बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार की विदेशी कुछ ताकतें या फिर कुछ लोग कि जो भारत को विकसित होना देखना नहीं चाहते हैं, जो भारत को टुकड़ों में बंटते हुए देखना चाहते हैं, जो कैंपसेस में भारत तेरे टुकड़े होंगे इस प्रकार के नारे लगाने में उनको बड़ा गर्व महसूस होता है, तो ऐसी भी विचारधारा है और ऐसे भी कैंपसेस में लोग हैं कि जो भारत के विकसित होने देना नहीं चाहते। और इसलिए वो किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, तो वो भी हम सब लोग देख रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर भी बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े पार्टियों के नेताओं के क्या क्या बयान आ रहे हैं। देश को शर्मिंदा करने वाले बयान लगते हैं कि अरे ये तो किसी पार्टी की वैक्सीन है, ये तो किसी एक व्यक्ति की वैक्सीन है, इस वैक्सीन से तो शायद लोगों की मृत्यु हो रही है। कितनी भ्रांतियां बनाई गई, कितने कार्टून बनाए गए, और जो कार्टून बनाने वाले व्यक्ति थे, कार्टूनिस्ट थे, वही खुद ही वैक्सीन लगवाने के लिए वहां पर जा रहा है। ये भी दृश्य हमने देखा है। तो आप कार्टून बनाकर देश की सामान्य जनता तो कोई भ्रमित कर रहे हो। देश के बड़े बड़े नेता जो सो कॉल्ड अपने आप को एक बड़े बड़े पार्टियों के नेता अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन इनकी सोच किस प्रकार की है यह भी हमने देख ली कि खुद तो वैक्सीन लगवाते हैं लेकिन लोगों को भ्रमित करते हैं कि नहीं वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, वैक्सीन से आपकी जान चली जाएगी, वैक्सीन से आपके शारीरिक नुकसान होने वाला है, उसमें तो शायद गाय के बछड़े का सीरम डाला हुआ है। ऐसी कई भ्रांतियां जानबूझ के लोगों के मन में निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए इन सारे स्थितियों को यदि हम देखते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि कहीं ना कहीं इन सारे चीजों का जवाब यदि किसी को देना है तो भारत के युवाओं को ही देना है, भारत के नागरिकों को ही देना है। आज पूरे देश में 48 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है पूरे विश्व में। भारत में भी एक डोज जिनकी लग चुकी है, ऐसे 23 करोड़ लोगों को, 23 करोड़ से 30 करोड़ लोगों को लगभग वैक्सीन, पहली वैक्सीन लग चुकी है। तो इन संख्या को, नंबर को यदि हम देखेंगे तो विश्व का जितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उसके 50% वैक्सीन आज भारत के लोगों को लग चुकी है। लेकिन फिर भी एक भ्रामक और क्या कि किन किन बातों को फैलाया जा रहा है कि भारत में तो वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत कम है, भारत में वैक्सीन मिल ही नहीं रही लोगों को। इस प्रकार की भ्रांतियां जानबूझ के लोगों के मन में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह समय भ्रांतियां पैदा करने का नहीं है, यह समय लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में उनकी विरोध करने का नहीं है, यह समय दूसरे दलों का, अपने दूसरी विचारधाराओं का विरोध करने का नहीं है। यह समय है जिस समय अपने देश को सबसे पहले जल्द से जल्द भारत के सभी लोग वैक्सीन युक्त कैसे हो जाए, यह शायद हम सब भारत के युवाओं की सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। और इसलिए हम सब जो मेरी शायद बात इसमें सुन रहे होंगे, ऐसे सारे युवाओं को मैं आह्वान करता हूं कि क्या हमारे रोज के समय के कुछ समय हम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर एज ए वॉलंटियर हम दे सकते हैं क्या? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1600 कार्यकर्ता लगभग एक महीने से 9:30 बजे से 4 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर पर एज ए वॉलंटियर वो काम कर रहे हैं। मैं IIMT के इस वेबिनार के द्वारा जो जो छात्र सुन रहे हैं उन सभी छात्रों से मैं अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि देश के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि देश वैक्सीन युक्त हो जाए। यह हमारे सामने हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, और जितना जल्दी वैक्सीन युक्त भारत हो जाएगा उतने ही शायद हम अपने देश के नागरिकों को बचा पाएंगे, हम अपने परिवार के लोगों को बचा पाएंगे। और इसलिए क्या आने वाले दिनों में 2-4 महीने हम अपना समय क्या हमारे आसपास, हमारे एरिया में जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं क्या? घर घर जाकर लोगों को समझा सकते हैं क्या कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन लीजिए? लेकिन सावधानियों के साथ करना पड़ेगा। किसी को कुछ इन्फेक्शन है, किसी को कुछ बीमारी है, कोई शायद उसको पता नहीं है, ऐसे लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं आप लोगों ने नहीं लगवानी है। तो सावधानियों के साथ में वैक्सीन को लगवाना पड़ेगा। लेकिन यह इस चुनौती को हम सब लोग मिलकर स्वीकार करें
और मुझे लगता है कि देश भर में जिस प्रकार से सेवा कार्य हम सब लोगों ने मिलकर किए हैं, आप लोगों ने भी कहीं ना कोई सेवा कार्य निश्चित रूप से किया होगा। यदि नहीं किया है तो आने वाले दिनों भी हम सर्व निश्चित रूप से इस सेवा कार्यों को हम सब लोग मिलकर करेंगे। और अंत में केवल मैं कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि जो शायद एक भारत का युवा होने के नाते आज के समय में हम सब लोगों को इस पर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए भारत के गौरव को विश्व में वैश्विक स्तर पर यदि स्थापित करना है तो क्या हम सब लोग मिलकर भारत के गौरवशाली पन्नों को भारत की आज वर्तमान युवा पीढ़ी को बता सकते हैं क्या? जो भारत का प्राचीन इतिहास है, वहां के मंदिर है, यहाँ का विज्ञान है, वेद है, पुराण है, रामायण महाभारत, ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, तो इसमें भी वेद है, इसमें विज्ञान है। वैदिक गणित में जो आज शायद सामान्य गणित मैथमेटिक्स में और वैदिक गणित में हम देखते हैं कि 12 स्टेप्स का डिस्टेंस वैदिक मैथमेटिक्स में कम हो जाता है। क्या वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में भी अवेयरनेस हम बढ़ा सकते हैं क्या? तो भारत के इन गौरवशाली पन्नों को, इतिहासों को भी जल्द से जल्द हम भारत के युवाओं तक पहुंचा सकते हैं क्या, जिससे एक सामान्य नई युवा पीढ़ी भी अपने भारत के साथ जुड़ेगी, भारत की जड़ों के साथ जुड़ेगी, जो शायद सबसे आवश्यक विषय हम सब लोगों को लगता है। दूसरा एक चीज, जो वर्तमान समय पर जो इश्यूज चल रहे हैं, फिर वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात होगी, या फिर बंगाल में जिस प्रकार की हिंसा चल रही है, या एनआरसी के बारे में बात चल रही होगी, ऐसे देश में चलने वाले अलग अलग इश्यूज को लेकर किसान आंदोलन की बात होगी। इन सारे विषयों में भी नागरिकों को, छात्रों को, युवाओं को इसकी सही जानकारी देते हुए दिशाहीन नहीं होने देना है। सही जानकारी देते हुए इन सब देश में जो बैनर लेस आंदोलन चल रहे हैं और शहरों में आगजनी की जाती है बिना बैनर के, कौन आला के जा रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन कौन ऑर्गेनाइजेशन पीछे है, किसका ये ब्रेन माइंड है, इन सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं हम सब लोग युवाओं को सतर्क होना पड़ेगा। इसके बारे में भी हमको जानकारी लेनी पड़ेगी और इसका अवेयरनेस भी हमको करना पड़ेगा। मैं केवल बंगाल हिंसा की बात करना चाहूंगा। तो बंगाल हिंसा में किसी भी सरकार, हमने देखा होगा देश भर में इतने साल से हम लोकतंत्र की बात करते हैं, और लोकतंत्र में जिस समय तक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिस दिन मतदान हो गया, मतदान होने तक सब लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। हम सब लोग जानते हैं सब पार्टी एक दूसरे का विरोध करती है, लेकिन जिस समय पर कोई व्यक्ति, महिला, जो भी सीएम बनता है, उसके बाद वो केवल किसी एक दल का नहीं होता है, तो वो पूरे समाज का, वो पूरे प्रांत का होता है, पूरे राष्ट्र का होता है। और इसीलिए सीएम पीएम सब लोग बनने के बाद में वो एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद वो पूरे समाज के हो जाते हैं, वो केवल अपने दल के नहीं रहते हैं। यह एक सामान्य सी प्रक्रिया भारत में सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से 3 मई को जिस प्रकार से चुनाव परिणाम घोषित हो गए और उसके बाद जिस प्रकार की हिंसा यह पूरे पश्चिम बंगाल में चली, तो जो एक दल के शायद समर्थित लोग थे, उनके घरों में जाना, आगजनी करना, इतना ही नहीं तो जो सामाजिक, जो राष्ट्रवाद की बात करते थे, ऐसे सारे कार्यकर्ताओं को भी अत्याचार की सीमाएं सब समाप्त कर दी गई। मैं केवल एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि हमारे 2 कार्यकर्ता, जिन्होंने हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में बांग्ला टीचर होने चाहिए, बांग्ला पढ़ाने वाले टीचर होना चाहिए, इसके लिए वहां पर आंदोलन किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? तो उस समय की टीएमसी सरकार द्वारा वहां पर पुलिस भेजी गई और उन सारे छात्रों को, जो शायद बांग्ला भाषा के टीचर की मांग कर रहे थे, ऐसे छात्रों पर गोलीबारी कर दी। उसमें 2 छात्र शहीद हुए। आज तक उस परिवार के, उन गांव के लोगों ने उन छात्रों का संस्कार नहीं किया, उनकी डेड बॉडीज जमीन में गाड़ के रखी है। वो देख कहती कि राष्ट्रवादी परिवर्तन कब इस पर आएगा। क्या बंगाल में रहते हुए बंगाली भाषा की टीचर के लिए भी आंदोलन छात्रों को करना पड़े? और वहां पर जबरदस्ती उर्दू भाषा के टीचर वहां पर थोप रहे थे, वहां पर छात्रों को आंदोलन करना पड़ा। और मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी शोकांतिका है कि ऐसे छोटी छोटी बातों की श्रृंखलाओं को देखेंगे तो पूरे बंगाल में आज केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं चल रही है, तो पूरे बंगाल की संस्कृति, बंगाल का नाम बदलने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं।
राष्ट्रवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा अलगाववाद वहां पर पनप रहा है, जिसके परिणाम शायद आने वाले दिनों में सबके सामने भी आएंगे। लेकिन ऐसे सारे चुनौती को स्वीकार करते हुए वहां पर लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बंगाल भारत का हिस्सा रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ से समाप्त होनी चाहिए, बांग्लादेशियों का प्रभाव वहां पर बढ़ना नहीं चाहिए। इन सारे चीजों के लिए लोग वहां पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सीएए की बात होगी, बंगाल हिंसा की बात होगी, इस पर भी हम सब लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है कि जहां पर नए नए अवसर है, नई बातें हम सब लोगों के सामने आ रही है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी हम सब लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। और उसमें जो भी प्रावधान है, उसमें जो भी एक कंसेप्ट है, उन सारी चीजों को अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग सेंट्रल के गवर्नमेंट की अलग अलग टास्क फोर्स के द्वारा इन सारी शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि एक सजग नागरिक युवा होने के नाते हम सब लोगों को यह भूमिका निभानी पड़ेगी कि इस नई शिक्षा नीति को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम क्रियान्वयन करते समय हमारे दिमाग में यदि कुछ आइडियाज आती है कि इन सारी चीजों को कैसे इंप्लीमेंट कराया जाना चाहिए, तो उसके लिए भी हम सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। हमारे स्टेट की जो टास्क फोर्स है, उनको जाकर मिलकर हमको भी अपना कोई ज्ञापन देना, जो संगठन है, जो संस्था है, वो जाकर ज्ञापन दे। लेकिन जो सामान्य छात्र है, वो वेबसाइट पर वो अपने सुझाव उनको लिखकर दे सकता है। तो इसमें भी अपनी भूमिका हम सब लोग मिलकर निभाए। पर्यावरण की चुनौतियां हम सब लोगों के सामने आ रही है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम सब लोगों को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। मैं अभी पर्यावरण दिवस के समय कुछ पढ़ रहा था, तो नेचर नाम की एक मैगजीन है, जो वैश्विक स्तर की मैगजीन है, उसमें कुछ नंबर्स उन्होंने दिए थे कि वैश्विक स्तर पर जितनी एक लोक संख्या है, उसके आधार पर आज विश्व में 3.08 ट्रिलियन इतने वृक्ष आज पूरे विश्व पर है। और 3.08 ट्रिलियन वृक्षों की यदि हम बात करें, तो उसकी तुलना में पर हेड एक व्यक्ति के ऊपर 400 पेड़, आज ये अनुपात ये आज है। लेकिन इसका इम्बैलेंस कहां हो गया? तो जहां जहां कंक्रीट जंगल बन गए, जहां जहां बड़े शहर बन गए, वहां पर पेड़ों को काटना शुरू हो गया। और इसलिए हम देखते हैं कि शायद इतने पेड़ होने के बावजूद भी जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर शायद पेड़ों की संख्या कम होने के कारण इसका समीकरण, इसका संतुलन नहीं बन पा रहा है। और इसीलिए उसमें जो और नंबर्स उन्होंने दिए थे कि 2 व्यक्ति के लिए जीवन भर यदि ऑक्सीजन चाहिए, तो एक पेड़ अब उसके जीवन में जितना ऑक्सीजन छोड़ता है, वो 2 व्यक्तियों के जीवन भर के लिए पर्याप्त है। एक परिवार में जितना ऑक्सीजन चाहिए, 4 पेड़ लगाने से भी एक परिवार की ऑक्सीजन की पूरी आवश्यकता पूरी हो जाती है। लेकिन आज कितने परिवारों के कंपाउंड के अंदर पेड़ लगे हैं, यह यदि हम सोचेंगे तो ध्यान में आता है कि बहुत परिवार है कि जहां पर पेड़ नहीं है, लेकिन जीवन भर के ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी बातों को यदि देखेंगे, ग्लेशियर्स का पिघलना यदि हम देखेंगे, तो ध्यान में आता है कि कैसे पर्यावरण में असंतुलन आ रहा है। इसलिए हम सब लोग मिलकर क्या संकल्प, छोटे छोटे संकल्प ले सकते हैं क्या, कि मेरे जन्मदिन के दिन मैं निश्चित रूप से पौधा लगाऊंगा और बाकी लोगों से भी लगवाने के लिए प्रयास करूंगा। जैसे हम रक्तदान कराते हैं, वैसे शायद पेड़ लगाने, पौधा लगाने की बात हम करेंगे। तो कहीं नहीं यह संकल्प भी हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए बड़े बड़े सामूहिक अपने गांव में, कॉलोनीज में, अपने जहां हम रहते हैं उस कम से कम उस एरिया में ही वृक्षारोपण के लिए हम प्रयास कर सकते हैं क्या? तो सेल्फ इनिशिएटिव से, हमारे योगदान से क्या हम इसको चालना दे सकते क्या, इसको बढ़ा सकते क्या? तो मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति यदि सोच ले तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। गरीबी की समस्या हम सब लोगों के सामने है, इससे भी निपटना है तो सरकारी योजनाएं, वो युवाओं तक पहुंचना, लोगों तक पहुंचना, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन आईआईटी कानपुर का एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि आईआईटी कानपुर के छात्र, जो शायद हम सब लोग बार बार बोलते हैं कि आईआईटी के छात्रों को तो अपने पढ़ने से ही फुर्सत नहीं होती है, करियर के लिए इतने मतलब चिंतित रहते हैं कि शायद बहुत बार छात्र आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे ही आईआईटी कानपुर के छात्र वो प्रयास नाम के एक संस्था चलाते हैं और उसके द्वारा गरीब बच्चों को, आईआईटी कानपुर के आसपास जितने गरीब बच्चे हैं, ऐसे 180 गरीब बच्चों को हर साल वो पढ़ाते हैं। आप सोच लीजिए 180 गरीब में से
यदि 30 अच्छे बच्चे भी यदि अच्छे कुछ बन जाए, उनका परिवार बन जाएगा, तो गरीबी समाप्त होने के लिए एक कदम जो आईआईटी कानपुर के छात्रों ने प्रयास किया है, मुझे लगता है कि ये प्रयास एक बहुत बड़ा कारगर परिवर्तन साबित करता है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस लॉकडाउन के समय, जब स्कूल कॉलेज सारे बंद थे, तब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे कि जिनके माता पिता के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। तो हम टीचरों से जब बात करते थे तो ध्यान में आता था कि सिर्फ 20% लोगों के पेरेंट्स के पास मोबाइल है, लेकिन गांव में लगभग 80 स्टूडेंट्स के पास उनके माता पिता के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। तो उनकी पढ़ाई कैसी होगी। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने परिषद पाठशाला चलाई और गांव गांव में जाकर बच्चों को साथ में लेकर डिस्टेंसिंग के साथ में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ऐसे अपने कार्यकर्ताओं ने परिषद पाठशालाएं चलाई। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने क्या किया वो मैं आप सब लोगों के सामने उदाहरण के लिए रूप लग रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे असंख्य छात्र होंगे कि जो शायद किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, लेकिन जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी इन सारे कामों को किया होगा। मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मैं उनको जानता नहीं हूं, जिन लोगों के नाम था उनके नाम मैं लेता हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने यह प्रयास किए। इन प्रयासों को और बढ़ाने की आवश्यकता शायद हम लोगों को है। बाकी मीडिया के भी छात्र इसमें बहुत सारे जुड़े होंगे, इसलिए मैं अंतिम एक आह्वान आप सब लोगों से भी करता हूं कि जिस प्रकार से हम सब लोगों ने देखा कि एक फेक न्यूज का चलन पड़ा है, मतलब पत्रकारिता एक समाज और शायद वास्तविकता यथार्थ के बीच का एक दूरियों को समाप्त करने का प्रयास करती है, और इसलिए पत्रकारिता को जिस ढंग से समाज में प्रस्तुत होना चाहिए, तो आज हम सब लोग देखते हैं कि जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि पत्रकारिता करते करते शायद कोरोना की इस भयावह स्थिति को दिखाने की बातें होगी या फिर इसके बारे में अवेयरनेस की बातें होगी। पत्रकारों ने इस मामलों में बहुत अच्छी भूमिका अपनी निभाई है, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं कि जिन्होंने शायद फेक न्यूज के द्वारा लोगों को, जनता को भ्रमित करने का प्रयास भी किया है। तो मैं केवल एक अंतिम आह्वान इसी चीज का करता हूं कि समाज में अच्छी चीजों का, अच्छी भली चीजों का भी हम प्रसारित कैसे करें, नकारात्मक चीजों को या फिर फेक झूठी बातों को समाज के अंदर फैलाकर एक भ्रांतियों को फैलाने का प्रयास लोग कर रहे हैं। इससे भी हम सब लोग सावधान रहेंगे। और महिला सुरक्षा की बात है, उसमें भी हम सब लोग सजग रहते हैं। छात्राओं की सुरक्षा होगी। विद्यार्थी परिषद ने एक कार्यक्रम लिया, बहुत कारगर कार्यक्रम था, उसमें आप सब लोग भी जुड़ सकते हैं या भी आप सब लोग भी अपने अपने स्तर पर भी इस पर कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। विद्यार्थी परिषद ने मिशन साहसी नाम का एक कार्यक्रम लिया, जिसके तहत देश भर में सभी कैंपसेस में 7 डेज का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दिया गया और उसके द्वारा 8.5 लाख छात्राएं बहनें, जिन्होंने ये 7 दिन में ट्रेनिंग लिया, उसका प्रात्यक्षिक भी करके दिखाया। और वो ट्रेनिंग क्या था, तो उनके पास जो भी साहित्य, उनके साथ साथ कोई बैग है, कोई मोबाइल का कवर होता है या फिर कोई जूता चप्पल, इन सारे चीजों को लेकर वो उसका हथियार के रूप में, मतलब पेन का भी हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकती है, इन छोटी छोटी बातों को लेकर सेल्फ डिफेंस का एक आत्मविश्वास जगाने का काम विद्यार्थी परिषद ने बहनों के बीच में किया। मुझे लगता है कि ऐसे देश की हर समस्या के लिए समाधान बनने की मानसिकता हम सब लोगों की यदि रहती है, तो मुझे लगता है कि भारत में कोई भी समस्या नहीं रहेगी जिसका समाधान हम सब लोग न ढूंढे। समस्या के ऊपर चर्चा करने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन समस्या के लिए समाधान देने के लिए शायद हमको थोड़ा सा अपना समय, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपना कर्तव्य और अपना पैशन, कमिटमेंट हम सब लोगों को देना चाहिए। इतनी मैं अपेक्षा आप लोगों से करता हूं। मुझे लगता है कि हर चुनौती से हम सब लोग मिलकर, इससे उभर कर हम सब लोग बाहर आएंगे। इतनी अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद श्रीहरि जी। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के दौरान, आज़ादी के बाद जो है भूमिका जो है युवाओं की रही। आपने भारत ने किस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में काम किया
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किस तरीके से जो है, जिस तरीके से देश में समस्याएं आई, आपने चाहे आज के काल की कोरोना काल की बात हो, या आतंकवाद के दौरान की बात हो, या कुत्सित राजनीति की बात हो, या एनवायरनमेंट में सहयोग की बात हो, मतलब आपने विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताया कि किस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने काम किया। इसके अलावा युवा किस तरीके से अपना उसमें योगदान दे सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो युवा है, विद्यार्थी है, वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज के और राष्ट्र के उत्थान में, उसके उन्नयन में अपना योगदान दे सकता है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी दिशा भी है, आपने दी है। मुझे लगता है इसी से उत्साहित होकर कुछ लोगों के सवाल भी आए हैं, और लखनऊ से केशव ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि वह भी एबीवीपी से जुड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है आपका ये भाषण सुनने के बाद ही उनके मन में सवाल आया है, उसके लिए उनको क्या करना होगा ये जानना चाहते हैं। विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का बहुत आसान तरीका है। आप एबीवीपी वॉइस या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किसी भी सोशल मीडिया चैनल्स पर आप कोई मैसेज आप डाल सकते हैं। एबीवीपी की मेंबरशिप होती है। अभी कोविड दौरान ऑनलाइन भी मेंबरशिप एबीवीपी की चल रही है और ऑफलाइन भी एबीवीपी मेंबरशिप होती है। लखनऊ में आप रहते हैं, केसरबाग में अपना विद्यार्थी परिषद का कार्यालय है, आप वहां पर भी अपने कार्यकर्ताओं को, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को मिल सकते हैं। वहां हमारे घनश्याम साई जी है, वहां पर अनुज श्रीवास्तव जी हमारे हैं, अंशुल श्रीवास्तव जी, इनसे आप मिल सकते हैं। और पर्सनल मेरा नंबर भी आप अनिल जी से ले सकते हैं। जरूर रूप से आप विशेष रूप से अपना योगदान जरूर दे, आपका स्वागत है जी। बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि आपकी जो इस नाम से ट्विटर पर हैंडल है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या फेसबुक पर हमारा पेज है जी, आप उसमें देखिए, उसमें संपर्क नंबर भी हमने दिए हैं, आप जुड़ सकते हैं, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, और मुझे लगता है कि जो आपने जो समाज में और राष्ट्र में विद्यार्थियों की जो भूमिका है उसके बारे में जो बात कही है, मुझे लगता है उसी से प्रेरित होकर के जो है ये सवाल मन में आया होगा। इसी तरीके से भोपाल से आलोक कुमार जी का प्रश्न है कि विद्यार्थियों में ज्ञान, संस्कार और नैतिक मूल्यों का विकास करने में शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन आजकल गुरु और छात्र के बीच में वैसे संबंध नहीं रहे हैं। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है या अनुकूल बनाया जा सकता है, ये उनका सवाल है कि मतलब जिस तरीके से पहले गुरु और शिष्य के बीच में परंपरा थी वो आज नहीं है। ऐसी स्थिति में वो कैसे अनुकूल बनाया जा सकता है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, और शायद मुझे लगता है कि आज की समय की प्रासंगिकता भी है, समय की आवश्यकता है, मांग है। एक ढंग से मुझे लगता है श्रीधर जी, आपकी आवाज लगता है संपर्क कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। अरेन जी, आवाज, कनेक्शन कट गया है क्या, मतलब संपर्क टूट गया है क्या श्रीधर जी से? सर, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। जी जी, तो अभी आप देख रहे थे कि मतलब अभी जब श्री हरि जी आपके साथ संवाद कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो विकास है, उस विकास में हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो कहना चाहिए कि पहुंच है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो किस तरीके से थोड़ा सकारात्मक होने की जरूरत है। और सकारात्मक हम कैसे रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव चीजों के बारे में, वो कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि नेगेटिव चीजों के बारे में आप मत बोलिए, बल्कि उन्होंने अभी कहा कि किस तरीके से विद्यार्थी नेगेटिव चीजों के बारे में पहल करें। और वो कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एक्टिव विद्यार्थी संगठन से जुड़ के ही ये काम कर सकते हैं। आप पोर्टल के माध्यम से, आप चिट्ठी के माध्यम से आप जो है अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उसके बारे में आपको सवाल उठाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है
कि जिस तरीके से भ्रम फैलाने का काम समाज में किया जाता है वो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे उन्होंने वैक्सीन को लेकर के एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन को लेकर के किस तरीके से कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये कहा कि साहब इस वैक्सीन में जो है ऐसा सीरम है या उसमें वैक्सीन को लगवाने से जो है लोगों की कुछ समय बाद मौतें हो जाएंगी या लोग बीमार हो जाएंगे या वैक्सीन में कुछ नहीं है। इस तरीके का जो भ्रामक प्रचार किया गया उसमें समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। उसी तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो मीडिया है, मीडिया का भी रोल जो है सकारात्मक रहा, इस बात की उन्होंने तारीफ भी की। ऐसे में जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो फेक न्यूज है, जिस तरीके से विभिन्न चैनलों के माध्यम से हमारे पास फेक न्यूज आती है, किस तरीके से उस फेक न्यूज को जो है फैक्ट उसके चेक करके ही आगे बढ़ाया जाए, ताकि इस तरीके का कोई भ्रम लोगों के बीच में पैदा नहीं हो और लोगों को सही जानकारी मिल सके। क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है कि अगर हम वैक्सीन जैसी चीजों के बारे में भ्रम फैलाते हैं या फेक न्यूज आती है, और क्योंकि देखिए न्यूज पे लोग बहुत भरोसा करते हैं, तो उस भरोसे को हमें कहीं तोड़ना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि जो है श्री हरि जी का संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। जी जी जुड़ गए हैं, अच्छा ठीक है, आपका संपर्क कट गया था तो आप बोल रहे थे इसलिए मैं सुन रहा था। जी 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 नहीं, मुझे लगता है कि जो भाई ने सवाल किया था उसमें एक चीज तो यह है कि शिक्षक और छात्रों के बीच का संवाद मूल्य स्थापित तभी हो सकते हैं जब दोनों तरफ से थोड़ा व्यवहार उस ढंग का हो। मतलब शिक्षकों से एक स्नेह प्यार, यदि हम बहुत बार देखते हैं कि जो अच्छे शिक्षक होते हैं उसको उसके शिष्य जो होते हैं वो बहुत देर तक याद रखते हैं, जीवन भर याद रखते हैं। वो कहीं भी जाएंगे तो उनके चरण छूंगे, पाँव छूंगे, कि वो एक इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा होता है उनके व्यवहार के द्वारा, उनके समझाने के तरीके के द्वारा, सिखाने के तरीकों के द्वारा। तो मुझे लगता है कि यह एक शिक्षकों के सामने चुनौती है कि वो अपने आप को कैसे प्रस्तुत रखते हैं, एक चीज। और दूसरी, छात्र भी किस तरीके से शिक्षकों को ग्रहण करता है। कोई डांट दे तो केवल डांटने से वो शिक्षक हमारे लिए बुरे बन जाते हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जिसमें दूरियां छात्र और शिक्षक के बीच में बढ़ जाती है, मुझे लगता है थोड़ा दोनों तरफ से भी इसमें सामने आने की आवश्यकता है, एक चीज। दूसरा, पाठ्यक्रमों में भी जो मूल्यों की बातें सिखाई जानी चाहिए वो भी शायद कहीं ना कहीं मूल्यों की बातें पाठ्यक्रमों में बहुत कम हमको दिखती है। उसको भी नई शिक्षा नीति के तहत बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। शिक्षक और छात्र का संवाद कैसे बढ़ सकता है, इसके लिए भी उस पर विशेष रूप से प्रयास किया गया है। लॉकडाउन के कारण और ऑनलाइन इसके कारण थोड़ी और ये दूरियां बढ़ चुकी है। तो मेरे मित्र का सवाल जो है, भाई का सवाल जो है, ये बहुत ही प्रासंगिक है कि अब ऑनलाइन शिक्षा जब चल रही है तब गुरु शिष्य में और ये संवाद और ये स्थापित कैसे होगा। तो हम सब लोगों के सामने निश्चित रूप से चुनौती है। हम सब लोग मिलकर ही उसके ऊपर उपाय सब लोग मिलकर ढूंढेंगे। जी, एक नोएडा से एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, मुझे लगता है उसका कुछ आपने उत्तर दे भी दिया अभी। नोएडा से हैं सुरेश कुमार सिंह, पूछ रहे हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पुरानी ज्ञान परंपरा से कितनी अलग है। जो मतलब वर्तमान में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो पुरानी ज्ञान परंपरा से कितनी अलग है और किस तरीके से हम सामंजस्य इसके साथ बैठा सकते हैं या उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हम नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी जो आई है उसको किसी शिक्षा नीति के साथ कंपेयर करके उसको न देखें। बहुत बार क्या होता है कि नया घर बनाना है तो पुराने को तोड़कर नया बनाना है, तो हमको लगता है कि पुराने घर में ये कमरा ऐसे था, वो कमरा वैसे था, तो हम इस कमरे में क्या चेंज हुआ, उस कमरे में क्या चेंज हुआ, इतना ही हम चर्चा करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसके बदले वो ऐसे न लेते हुए नई तरीके से नए संदर्भ में इस शिक्षा नीति को उस रूप से यदि हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि अभी जो ड्राफ्ट, अभी जो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा गया है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम सब लोगों को विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। बाकी प्राचीन गौरवशाली इतिहास के पन्ने या भारत का जो इतिहास है या भारतीयता जिसमें है वो तो हमको निश्चित रूप से इसमें दिखेगी, क्योंकि पहली बार भारत में भारत आधारित भारत के लोगों का निर्माण हुआ है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्राचीन शिक्षा पद्धति जो थी उसके
मूलभूत कुछ कंसेप्ट तो उसमें है, लेकिन शायद नए युग के साथ, युगानुकूल परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, नए युग के साथ हमको उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। नई पीढ़ी को उसको ग्रहण करने के लिए उस मतलब जैसे मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू शिक्षा होगी, तो मुझे लगता है कि उस तरीके से उसको सामने आएगा। इसलिए अभी शिक्षा कंसेप्ट वही होंगे, लेकिन फिर भी नए तरीके में, नए रूप में, युग के साथ चलते हुए हम अपनी शिक्षा को ले जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता को देखते हुए अब हम लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से सवाल आए जी होंगे तो जी एक बार सवाल बता दीजिए सारे, ताकि मैं सवाल केवल सुन लूं। मतलब बस कुछ सवाल तो रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे वैक्सीन के बारे में जिन लोगों ने भ्रम फैलाया है ना, तो उनकी जो है ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ जो है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सरकार को उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा है कि नई शिक्षा नीति को समझने की आपने बात कही है, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति जो है पूरी तरीके से जो है हमें कहीं भी ना भी पढ़ने को मिली है ना समझने को मिली है ना, नहीं, लेकिन लागू होने वाली ऐसा उसका सवाल है। जी ड्राफ्ट है, ऑनलाइन आप जाएंगे जी जी तो बहुत अच्छे तरीके से उसका ड्राफ्ट है, 650 पेजेस का, और 120 पेजेस का एक मतलब समराइज भी है जो कैबिनेट में मंजूर दिया है। हाँ, चूंकि इस तरह के कुछ सवाल हैं जिनका एक्चुअली मुझे मालूम है कि जवाब क्या है, या तो मतलब थोड़ा सा कम अध्ययन के साथ किए गए हैं, इसलिए मैंने कहा। तो लेकिन जो मुख्य सवाल थे वो हमने जरूर लिए हैं, और कुछ ऐसा सवाल होगा तो हम आपको भेजेंगे भी। और एक और अनुरोध करेंगे कि जो है जब भी चीजें स्थितियां यहाँ पर नॉर्मल होती हैं तो हम अपने खास तौर से पत्रकारिता के विद्यार्थियों के साथ आपका सीधा संवाद भी कराना चाहेंगे। चूंकि होता क्या है, देखिए कि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है, अब पेशा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अब मिशन के साथ साथ ये पेशा भी है। ऐसा पेशा है कि जिसमें दूसरे पेशों से थोड़ा अलग तरीके से काम करना होता है। उसकी एक खास जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति भी, राष्ट्र के प्रति भी, है ना, और परमार्थ उसे करना होता है। तो वो परमार्थ किस तरीके से करे कि मतलब जो है समाज और राष्ट्र में किसी तरीके की विसंगति ना पैदा हो और वो अपना ठीक तरीके से कार्यों का निर्वहन कर सके। तो मुझे लगता है कि उसके लिए जरूरी है कि उनको भी उसके लिए सही दिशा मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने श्रीहर जी समय निकाला हमारे अनुरोध पे, और आपने समय दिया और सभी का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर मैं पत्रकारिता विभाग का डीन हूं, उसकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। और जो है आईएमटी न्यूज जो हमारे बच्चों द्वारा ही संचालित है और उसमें जो हमारे कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको सहयोग करते हैं, उसकी तरफ से भी जो है आपका बहुत बहुत आभार